अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जनाब आसिफ मुस्तफा साहब चेयरमैन बार पीछे और मेरे दीगर दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं नक्शशाही का मौका मिला है मुझे, वो है क्रिमिनल अपील एंड रिवीजन। क्रिमिनल अपील एंड रिवीजन के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि हमें क्यों अपील एंड रिवीजन फाइल करना पड़ती है, वो कौन से हालात वाक़यात हैं जिनमें हमें अपील या रिवीजन फाइल करनी पड़ती है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जब भी कोई मुकदमा किसी ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत होता है तो उसके किसी ऑर्डर से अग्रीव पर्सन या उसकी किसी जजमेंट से अग्रीव पर्सन जो है उसको लॉ ने ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है कि वो उस ऑर्डर और जजमेंट को उससे हर फॉरम में इन द शेप ऑफ रिवीजन और अपील जो है ना वो चैलेंज कर सकता है। लिहाजा एक चीज़ जो पहले सेटल है हमें अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि वो कौन से हालात हैं जब हमें क्रिमिनल रिवीजन और अपील फाइल करना। तो इस हवाले से लिहाजा जो अग्रीड पर्सन है इन द शेप ऑफ कंप्लेनेंट एज वेल एज द अक्यूज्ड पर्सन, दोनों में से जो भी उस ऑर्डर या जजमेंट से अग्रीड होगा तो उसको एज पर लॉ जो है वो रेमेडी अवेल है कि वो उस जजमेंट और ऑर्डर या क्वेश्चन को हर फॉरम में इन द शेप ऑफ रिवीजन और अपील जो है ना वो हासिल कर सके। अब हमें नेक्स्ट ये देखना है कि एक ऑर्डर हो गया है किसी भी कंप्लेनेंट कोर्ट ऑफ लॉ का हमारे अगेंस्ट या जजमेंट आ गई हमारे अगेंस्ट, तो क्या हमने उसको हर फॉरम में लेके जाना है? तो कौन सी रेमेडी हमें जो है ना लॉ ने प्रोवाइड की है, वो रेमेडी को डिफ्रेंशिएट करना आपका और मेरा काम है। हमने अपने उस साइड को उस लिटिगेंट को और सेक ऑफ जस्टिस जो है ना वो आगे वो रेमेडी जो है ना वो प्रोवाइड करनी है इन द शेप ऑफ रिवीजन एंड द अपील। तो मेरी समझ इसमें ये होगी, अगर हम अपील को मैन्युअली पढ़ें तो अपील का मतलब ये होता है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल, मीनिंग ये भाई कि उस ट्रायल की कंटिन्यूटी जो है ना वो अपील कहलाती है, जबकि रिवीजन जो है ना वो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल नहीं होती। रिवीजन जो है वो ऑलवेज ऑन लॉ काउंट होगी, ऑलवेज ऑन लॉ काउंट होगी, जहाँ पे किसी भी कोर्ट ने हो रही थी कि रिवीजन जो है वो हमेशा रिवीजन जो होगी वो हमेशा लॉ काउंट पे होगी, और जब कि अपील जो है वो होगी एज वेल एज फैक्ट एंड लॉ, दोनों चीज़ों में उसमें अपील को डिस्कस किया जाएगा। जबकि रिवीजन में सिंगल जो पॉइंट डिस्कस होगा वो होगा पॉइंट ऑफ लॉ, कि क्या ट्रायल कोर्ट में लोअर कोर्ट में while deciding any matter or while deciding the final case क्या कोई इलीगैलिटी कमिट की है, क्या लॉ ऑफ लैंड से नाराज किया है, क्या जो लेटेस्ट व्यू ऑफ द हर कोर्ट है उनको नज़रअंदाज किया है, तो उस पॉइंट पे रिवीजन होगी, और जो अपील होगी वो होगी एज वेल एज लॉ एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस जो है ना उस दोनों चीज़ों पे जो है ना। अब हम अगर अपील को स्टार्ट करते हैं कि अपील क्या है। अपील जैसे मैंने पहले सबमिशन की कि अपील जो है वो ट्रायल की कंटिन्यूटी है, तो अपील क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हवाले से हम देखेंगे, चैप्टर है इसका 31 जो है वो अपील को डील करता है। आगे हम जाके ये भी देखेंगे कि किन किन मैटर पे अपील दायर करती है, किन किन मैटर पे अपील दायर नहीं करती। एक ये भी सबमिशन करता चलो कि ईच एंड एवरी डिसीजन पे अपील दायर नहीं करती। कानून की मंशा ये है कि अपील वहाँ दायर करेगी जहाँ पे एक्सप्रेसली अलाउ किया गया है कि इस ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ अपील दायर करेगी, अदरवाइज अपील दायर नहीं करेगी। अदरवाइज क्या दायर करेगी, या तो उसमें रिवीजन दायर करेगी, मोस्टली ये होगा कि उसमें 199 के तहत जो है ना वो रिट जुरिस्डिक्शन
जो है वो लाई करेगी जहाँ पे कि स्पेशली बैलेट में लाओगे। तो सबसे पहले सेक्शन 404 है, सेक्शन 404 CRPC है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील टू राइट, कि अगर कहीं पे प्रोवाइड नहीं किया गया अपील की आपको रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो मीनिंग देर में उस ऑर्डर और जजमेंट के खिलाफ कोई अपील जो है ना वो लाई नहीं करेगी। लिहाजा हमने ये पहले देखना है कि क्या एज पर लॉ हमें अपील का राइट प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया। ये पहली बेसिक बात यह है कि ये हमने देखना है कि नो appeal shall lie from any judgment or order of criminal code except as provided by this code or by any other law for the time being in court। कि कोई अपील नहीं है जब तक कानून ने आपको उसकी परमिशन नहीं दी। लिहाजा कि ये एक चीज में आ जाती कि कोई भी केस डिसाइडेड होगा तो उसके अगेंस्ट हम अपील फाइल करेंगे, हर फॉर्म में नहीं। हर फॉर्म में अपील उस वक्त होगी जब आपको कानून ने बाकायदा परमिशन ग्रांट की है कि जनाब ये जो आपके खिलाफ एक जजमेंट या ऑर्डर किसी कंप्लेंट कोर्ट ने डिलीवर किया है तो उसके खिलाफ आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि आप उसको अपील में चले। आती है सेक्शन 405, सेक्शन 405 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी। अब यह है कि अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी किसी भी क्रिमिनल ट्रायल की प्रोसीडिंग के दौरान, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की ट्रायल के दौरान गवर्नमेंट की फेवर में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से अटैच हो जाती है और वो अग्रीव्ड पर्सन जो है वो उस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है कि मेरी इस प्रॉपर्टी को रीअटैच करवाया जाए। अगर कोर्ट उसके मौक़िफ़ से बात नहीं करवाती और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके पास जो रेमेडी है वो है अपील। एक और भी गुजारिश करता चलो दीनी के सूरत अमला जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, अपील हमेशा वहां पे लाई करेगी जहां पे किसी मैटर इन इशू को फाइनली डिसाइड कर दिया जाए। अपील वहां पे लाई करेगी किसी मैटर इन इशू को फाइनली डिसाइड कर दिया जाए। और द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जैसे मैंने ये गुजारिश की कि 405 के तहत अगर आपकी एप्लीकेशन रीअटैचमेंट की जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसके खिलाफ अपील है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर आप ट्रायल कोर्ट में एक ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने उससे रिव्यू फाइल की थी जो एडमिट किया यूनिवर्सिटी साहब ने। मेरा एक साइल है उसके खिलाफ 2 489 एक्ट की FIR हुई है, एक FIR नंबर 18 और एक FIR नंबर 36 के लिए 2023। उनमें कंप्लेनेंट सेम है, मुलज़म सेम है, PW सेम है और ऑफेंस सेम है और ऑफेंस की पनिशमेंट सेम है। 4 चीजें कॉमन होगी, मुस्तकीस सेम है, मुलज़म सेम है, डेटा पकड़ सेम है, PW और ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो सेम है। लिहाजा मैंने ट्रायल कोर्ट को जुबानी रिक्वेस्ट ये की कि जनाब इसको 234 के तहत सेक्शन 234 के तहत इसका जॉइंट चार्ज नहीं किया जाए, क्योंकि 234 ये प्रोवाइड करता है एक मुलज़म को फैसिलिटेशन कि अगर उसके खिलाफ विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ से कहीं पर ये इमराद नहीं है कि 2022 के 3 पर्चे या 2023 के 3 पर्चे, 12 मंथ से इमराद है कि फर्स्ट FIR से लास्ट FIR का जो स्पेस बनता है वो होगा कितना कि 12 मंथ। तो मैंने लंदन ट्रायल कोर्ट को ये और रिक्वेस्ट की कि जनाब इसमें ये फरमाएं कि 234 के तहत मेरे खिलाफ जॉइंट चार्ज फ्रेम करें ताकि एक ट्रायल हो सके, क्योंकि कानून ने मुझे ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है। नेक्स्ट वन में मैंने ये आर्ग्यू किया कि कानून की ये मंशा है, लेजिस्लेशन की इंटेंट ये है कि अगर मुलज़म के खिलाफ सेम नेचर के विद इन 12 मंथ 3 FIR होगी, 3 से ज्यादा नहीं, 3 FIR होगी, तो उसको एक ही ट्रायल में कंक्लूड किया जाएगा। उससे क्या फायदा क्या होगा मुलज़म को? मुलज़म को उसको ये फायदा होगा, उसका एक ट्रायल कंडक्ट होगा, उसको एक काउंसिल जो है ना उसको करना पड़ेगा, उसको एक
पेशी में उतरना पड़ेगी, लिहाजा और उसको पनिशमेंट भी इन सिंगल सेंटेंस में होगी, पनिशमेंट भी इन सिंगल सेंटेंस में होगी। और इससे बढ़ के कोई बात नहीं है, इससे बढ़ के बात ये है, अगर सेम नेचर के एलिगेशन होंगे, सेम पीडब्ल्यू होगी, और अगर वन ऑफ द एफआईआर में ही हैज बीन एक्विटेड है, तो सेकंड एफआईआर में वो ये उसे दे सकता है कि ये मुझे एक्विट किया जाए। अब जो सेकंड एलिगेशन मेरे खिलाफ आ रहे हैं ये प्रीवियस ही के नेचर के हैं, प्रीवियस ही पीडब्ल्यू है, लिहाजा मुझे डबल चैप्टर की डेफिनेशन के तहत जो है ना एक्विट किया जाए, मुझे सेकंड ट्रायल ना किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने मेरी उस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया कि इसमें इंडिपेंडेंट एफआईआर है, एक में चार्ज फ्रेम में नहीं होगा, नहीं उसको रिवीजन में चैलेंज किया। क्यों मैं चैलेंज किया कि वो मैटर इन इशू का वो फाइनल डिसाइड नहीं हुआ। मैटर इन इशू तो ये है कि मेरे खिलाफ एक चेक की एफआईआर है, चेक बाउंस हुए हैं कि मैंने ये चेक फ्रॉडुलेंटली जारी किए हैं। अब उसकी जो फाइनल डिसीजन है वो तो आफ्टर रिकॉर्डिंग और एविडेंस होगी इक्विटल और कन्विक्शन दोनों साइड तरह। लेकिन यहाँ पे एक मेरी इंटरम रिक्वेस्ट थी कि लिहाजा इसको इस तरह से प्रोसीड कर लिया जाए, तो लिहाजा मुझे उसको आगे में रिवीजन फाइल करनी पड़ी। तो यूनुस साहब ने मुझसे बात करते हुए उसको लिमिट घुमाया और उसमें नोटिस को रिस्पॉन्ड जाएगा। तो ये है कि अपील वहाँ पे लाई करेगी जहाँ पे किसी पार्टी का जो मैटर इन इशू है वो फाइनली डिसाइड कर रहे हैं। अब 405 के हवाले से हमने देख लिया कि अगर प्रॉपर्टी डी डैश की एप्लीकेशन है, अभी ट्रायल वो चल रहा है, लेकिन डिसाइड नहीं हुई, वो केस चल रहा है, एलिगेशन प्रोसिक्यूशन ने अपने थ्रू कोजेंट एविडेंस प्रूव करने हैं, उसके बाद एक्विटल और कन्विक्शन होगी। लेकिन जिस गरीब पर्सन ने ये एप्लीकेशन फाइल की थी इन बिटवीन द ट्रायल कि जनाब मेरी जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की है, अगर वो जामन हो सकता है, अगर वो अब्यूज हो सकता है, लिहाजा उसको डी अटैच कर दिया जाए। और उस डी अटैचमेंट की हद तक कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई डेट वाज अटेन फाइनलिटी, वो फाइनल हो गई, क्योंकि जो मैटर एंड इशू आ गया कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी डी अटैच की जाए। तो लिहाजा उस हवाले से लॉ ने ये प्रोवाइड किया है कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी किसी बंदे की एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट मानी जाएगी, तो ही हैज ए अपॉर्चुनिटी टू फाइल अपील, अपॉर्चुनिटी टू फाइल अपील। वो रिवीजन में ऑर्डर चैलेंज नहीं होगा, वो ऑर्डर चैलेंज होगा अपील। इसी तरह नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेक्शन 406 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर। अब 406 के तहत जो अपील है वो ये है कि जैसे हमने अर्फ आम में सुना होगा कि 752 की प्रोसीजर हो गई है, ये हो गया जी पुलिस वाले 752 ला देती है, दो बंदे उठू ले आते हैं, दो बंदे उठू ले आते मैंने शेर के सामने पेश किए हैं, मेरे शेर ने 2-2 लाख के 50 का आते मुझे का ऑर्डर किया। वो ऑर्डर क्या होता है, वो ऑर्डर होता है कि आप खुद ही प्रोवाइड करें कि आप जो है पीस मेंटेन रखेंगे, कहीं पे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनको बाउंड किया जाता है। अब वो ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट साहब का, वो ऑर्डर जो है ना वो अपीलेबल होगा। और अगर कोई पर्सन जिसको वो सिक्योरिटी के ऑर्डर किए जाते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस, तो वो उस ऑर्डर को अपील में चैलेंज करेगा, उसके पास रिवीजन की बात नहीं होगी, उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल होगी वो रेमेडी है अपील। चार सौ 407 का नंबर अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कि अगर किसी पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से कन्विक्शन होती है तो उसके पास रेमेडी ऑफ अपील है, वो कहाँ पे पाए, वो कहाँ पे लाई? एनी पर्सन convicted on a trial held by assistant session judge or a judicial magistrate or any person sentenced under section 349 may appeal to the court of session। मजिस्ट्रेट साहब से जो कन्विक्शन होगी वो कन्विक्ट पर्सन जो है वो उसकी अपील कहाँ पे फाइल करेगा, वो सेशन जज के पास अपील फाइल करेगा।
When in any case an assistant judge pass any sentence of imprisonment for a term not exceeding 4 years, the appeal of all or any of the accused convicted at such trial shall be laid to the high. Second है when any person is convicted by magistrate of an offence under section 124 से the appeal shall lie to the high court. अब ये है ना 124 से जो बगावत के हवाले से मैटर है, अगर उसमें किसी को कन्विक्शन होती है तो वो अपील कहाँ पे लाई करेगी, हाई कोर्ट में लाई करेगी, अदरवाइज अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में लाई करेगी। अब तो 7 ईयर गार्डन को मोबाइल खोलना 409 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हो हर्ड। सेशन जैसे आपके पास अगर एक अपील आ गई है तो वो कैसे जो है ना वो समाप्त है। Subject to the provision of this section, an appeal to the court of session or session judge shall be heard by the session judge or by an additional session judge or अगर कोई कोर्ट सेशन कोर्ट के पास किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नाम अपील हल होती है तो वो सेशन जज साहब उसको हेल्प करेंगे या एडिशनल सेशन जज साहब को वो ड्राफ्ट बनवाएंगे और वो उस अपील को हल करने के बाद जो है ना उसका रिजल्ट करवाएंगे। क्या से नौ पे जाती है सेशन जज साहब की कॉज है कि वो उस अपील को रिसेल्फ सुने या अपनी पूरी एडिशनल सेशन जज साहब के पास है ना उसको ड्राफ्ट करवाएं। Appeal from sentence of court of session 410. Any person convicted on a trial held by session judge or additional session judge may plead guilty. अब ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि कोई भी ट्रायल जो सेशन कोर्ट में हल होगा, चाहे उसकी सजा फाइन में हो, 1 दिन की कन्विक्शन हो या अप टू डेथ हो, तो वो सारी की सारी कन्विक्शन जो है जो सेशन कोर्ट से किसी मुलज़म को दी जाएगी वो सारी की सारी कन्विक्शन जो है ना वो डायरेक्ट ऑनरेबल लाहौर में जारी होगी। यहाँ पे किसी ये नहीं हो सकता है एडिशनल सेशन जज साहब का फैसला जो है सेशन जज साहब के पास चैलेंज किया जा सके, क्योंकि दे आर इक्वल पावर टू डिसाइड द केस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के हवाले से सेशन जज साहब जो है ना वो पूरी इशू को रीड करते हैं, डिसाइडिंग पावर के हवाले से सेशन जज साहब और एडिशनल सेशन जज साहब जो है ना उनकी पावर सेम है और उनकी जजमेंट की सेम इक्वल वैल्यू है। 411 इसी तरह रिपील हो गया, 400 की जगह 411 ये ऐड किया गया है अपील सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट। अब आगे आ गया है कि क्या हमने देख लिया कि मजिस्ट्रेट से अगर किसी बंदे को कन्विक्शन होती है तो वो उस हवाले से सेशन जज साहब के पास अपील फाइल करेगा, और अगर किसी शख्स को कोर्ट ऑफ सेशन से कोई कन्विक्शन अवार्ड की जाती है तो वो उस कन्विक्शन को चैलेंज करेगा और ऑनरेबल आउटकम है। अब अगर कोई डायरेक्ट ट्रायल जो है वो हेल्ड होता है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में, लाहौर के जुड़े हाई कोर्ट में अगर कोई जो ट्रायल है वो हेल्ड होता है तो उस मुलज़िम के पास अपील का जो रंग है वो कहाँ पे फाइल करेगा, तो उसके हवाले से सेक्शन 411 जो है ना वो हमारी लैंग्वेज में आता है। Except in cases in which an appeal lies to the Supreme Court under Article 185 of Constitution, any person convicted on trial held by High Court in the exercise of its original criminal jurisdiction may not withstand anything contained in Section 418 or Section 403 subject to or in the letter patent of the High Court appeal to the High Court. ये अगर वो कन्विक्शन जो हाई कोर्ट से हुई है अगर तो उस फैंस में स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि इसकी अपील जो है वो आगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाई करेगी, तो फिर तो वो डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाई करेगी। इन अदर वर्ड क्या होगा तो वो हाई कोर्ट में ही अपील फाइल करेगा। ऑल्दो ट्रायल भी हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया है, लेकिन उसका जो एपीलेट फॉर्म होगा वो भी हाई कोर्ट ही होगा। एक्सपेक्टली अगर उसको बाद में किया गया 185 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर उसमें ये नहीं कहा गया कि आप यहाँ नहीं फाइल करनी है, आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है, वो नेचर ऑफ ऑफेंस के हवाले से स्पेसिफिकली जो है ना वो मेंशन किया जाता है कि कौन कौन से क्राइम की जो है पनिशमेंट के हवाले से उसका कौन सा होगा। तो 411 ए के तहत अगर हाई कोर्ट में ट्रायल हल होता है और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अगर किसी बंदे को कन्विक्शन अवार्ड की जाती है तो वो उस कन्विक्शन को असेल करेगा बिफोर
ऑनरेबल लाहौर में ही, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही एक्सेप्ट अगर उसकी 185 के तहत स्पेशल फीस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में लाएगी। अब उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसका प्रोसीजर आगे उन्होंने बयान किया है। अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑन एनी ग्राउंड ऑफ अपील विच इन्वॉल्व इन मैटर ऑफ लॉ ओनली with the leave of the applicant court or upon the certificate of the judge who tried the case that it is a fit case for appeal against the conviction on any ground of appeal which involve in matter of fact only or in matter of mixed law and fact or any other ground which appear to the applicant court to be sufficient ground for the appeal. With the leave of applicant court against the sentence passed under the sentence is one fixed by law. अब यह है कि वहाँ पे स्पेशल लीव जो है ना वो उसमें ग्रांट किया जाएगा। क्या होगा? स्पेशल लीव ग्रांट किया जाएगा। स्पेशल लीव से ग्रांट यह है कि ये जब अपील फाइल होगी तो ये एप्लीकेंट जो क्लियर बेंच बैठेगा। एक और गुजारिश करता चलूँ कि जब सेम पावर के जज साहबान किसी केस को डिसाइड करते हैं और सेम ही कोर्ट में वो उसकी अपील दायर करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? उसमें लीव टू अपील ग्रांट किया जाएगा। फर्स्टली अक्यूज को इन पर्सन और बाय लीडर जो है ना वो सवाल किया जाएगा कि क्या इसकी अपील जो है लायबल टू एडमिशन है या लायबल टू रिजेक्शन है एनीवे। तो उस हवाले से ये होगा स्पेशल लीव उसमें ग्रांट किया जाएगा। और ट्रायल हेल्प करता है सिंगल जज। हाईकोर्ट का जो ट्रायल है वो सिंगल जज हेल्प करता है और उसकी अपील जो है वो डिवीजन बेंच सुनेगा और उस डिवीजन बेंच में वो जैसे शामिल नहीं होंगे जिन्होंने वो ट्रायल कर दिया। क्यों नहीं होंगे? अब चीफ साहब की मर्जी है, वो कोई भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन लॉ की मंशा यह है कि जहाँ पे एक जज साहबान अपना वर्डिक्ट दे चुके हों, अपना माइंड अप्लाई कर चुके हों, उस मुलजम को गिल्टी डिक्लेयर करते हुए कन्विक्शन दे चुके हों, वो इट इज पॉसिबल कि उसकी अपील भी वो फेल करें क्योंकि उनका ऑलरेडी माइंड जो है वो क्लोज हो चुका है इन द शेप ऑफ दैट जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। तो इसी वजह से जो इंडिपेंडेंट जजेज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है ना वो उसको समाप्त करेंगे और उसको समाप्त के बाद जो है ना एज पर द मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड जो है ना वो उसको डिसाइड करेंगे कि वेदर द कन्विक्शन गिवन बाय द लर्नड कोलीग इज एज पर लॉ सस्टेनेबल है या ये है कि प्लीज इज रैपिड टू रिसेप्ट एंड कन्विक्शन इज रैपिड टू रिजेक्ट है। ये वो समाप्त के बाद ये डिसाइड अगले जनाब 412 नो प्लीड इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी है एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई अक्यूज ड्यूरिंग ट्रायल कन्फेशन कर लेता है, प्लीड गिल्टी कर लेता है कि मैं गुनहगार हूँ, आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, तो लॉ ये कहता है कि नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी के मखसूस केसेस में, ये नहीं कि एवरी केसेस में जहाँ पे कन्फेशन अवेलेबल होगा और मुलज़िम को कन्विक्शन दी जाएगी तो उसको अपील का राइट खत्म हो गया है। नहीं, अपील का राइट जो है ना वो सर्टेन केसेस में जो है ना वो उसको बार किया गया है। ईच एंड एवरी केसेस में उसको बार नहीं किया गया। क्यों बार नहीं किया गया? कि फेयर ट्रायल और जस्टिस का जो असूल है ईच एंड एवरी सिटीजन का बुनियादी फंडामेंटल राइट है। तो लिहाजा ये जो कैटेगरीज ऑफ कोर्ट बनाई गई है इसी हवाले से बनाई गई है कि अगर कोई भी फर्द चाहे कंप्लेंट हो चाहे उसमें एक्यूज हो, अगर वो किसी जजमेंट से अग्रीड है तो लिहाजा उसको कानून ने ये राइट प्रोवाइड किया गया है कि वो उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को हर फोरम में चैलेंज करे कि इसकी वैलिडिटी को जो है ना वो देखा जाए कि क्या डिसीजन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट और लो कोर्ट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड एज वेल एज द मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। दो चीज़ें देखनी है हमने कि क्या जो कन्विक्शन है वो बेस्ड ऑन द लॉ एज वेल एज द मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो देखी जाएंगी। अब जो कन्फेशन है, कन्फेशन का अगर हम सिंपल ही देखें तो कन्फेशन का मतलब ये है कि मैंने एक बात इस जुर्म को एडमिट कर लिया है, लिहाजा होना तो ये चाहिए कि मैंने जो एडमिशन कर लिया है
तो उस हवाले से जैसे आर्टिकल admitted need not to be proved, fact admitted need not to be proved। एक बंदे ने एक फैक्ट जो है एडमिट कर दिया है, लिहाजा उसके खिलाफ फिर फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं है। उसको अगर कन्विक्शन जो है वो अवार्ड कर दी जाती है तो लिहाजा उसको वो चैलेंज करने का राइट नहीं रखता, क्योंकि वो कन्विक्शन उसकी एडमिशन की, उसके कन्फेशन की बेस पे नहीं, उसको भी अपील का राइट देना चाहिए, ताकि एपीलेंट कोर्ट जो है ना वो उसको देखे कि ये जो कन्विक्शन अवार्ड की गई है सिंपल और सिंपल कन्फेशन की बेस पे, क्या कन्फेशन जो है जो रिक्वायरमेंट ऑफ अदा है उसके मुताबिक रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया गया, क्या वो कन्फेक्शन जो है वो ड्यूरिंग कस्टडी ऑफ लोकल पुलिस किया गया है, क्या उसको ट्यूट किया गया था, क्या उसका माइंड बिल्डअप किया गया था कि आप जनाब ये कन्फेक्शन कर लें, उसके बाद आपके साथ ये रियायत की जाएगी, ये कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखने वाली बात है। तो इसमें नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग here before contained where an accused person has pleaded guilty and has been convicted by a high court or a court of session or a magistrate of the first class. On such plea, there shall be no appeal except as to the extent or legality of the sentence. अब उसकी जो appeal है, no appeal आएगी, सर shall no appeal except while as to the extent legality of the sentence। अब उसकी appeal होगी वो फैक्ट पे नहीं जाएगी, कहाँ पे नहीं जाएगी, फैक्ट पे नहीं जाएगी। दो चीज़ों की हद तक उसकी अपील जो है ना वो लाई करेगी, दो चीज़ें एपीलेट कोर्ट जो है ना वो डिटरमिन करेगी आफ्टर हियरिंग फ्रॉम बोथ साइड, क्या एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस, कि क्या जो उसको कन्विक्शन अवार्ड की गई है उसका सेंटेंस दुरुस्त है, या साथ क्या है दूसरा कि क्या वो सेंटेंस लीगली उसमें प्रोवाइड किया गया है उस ऑफेंस के हवाले से। तो दो चीज़ें, मिसाल एक बंदे को कन्फेशन की बेस पे डेथ पेनल्टी को अवार्ड कर दी जाए, अब हाई कोर्ट में जब अपील होगी तो हाई कोर्ट ये पर्व करेगी, उसमें ये ऑब्जर्व कराएगी कि क्या ये जो डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन, क्या इस कन्फेशन की बेस पे जो रिकॉर्डेड है, जो पार्ट ऑफ फाइल है, इसकी बेस पे इसको डेथ पेनल्टी अवार्ड की जा सकती है कि नहीं, एक स्टैंड की यात्रा लगी, और दूसरा क्या इस कन्फेक्शन की बेस पे जो इसको डेथ दी है दैट सेंटेंस इज लीगली टू बी अवॉर्डेड, क्या इस पर लॉ भी उसको डेथ सिर्फ इसकी बेस पे अवार्ड किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था। तो ये दो चीज़ें जो है ना ये ऑब्जर्व की जाएंगी अगर किसी बंदे को कन्फेक्शन की बेस पे जो है ना वो कन्विक्शन अवार्ड की जाती है। लिहाजा सिंपल व्यू जो है वो ये है कि कन्फेक्शन की बेस पे जो कन्विक्शन है दैट इज नॉट अपीलेबल, बट अपील कैन लाई टू ऑब्जर्व वेदर द सेंटेंस गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट इज एक्सटेंड टू द लीगैलिटी, क्या लीगैलिटी है, या दूसरी उसमें ये बात देखी जाएगी कि इसमें जो एक्सटेंट है कि उसकी जो सेंटेंस की मुद्दत है वो भी इसी कन्फेशन की बेस पे, इस कन्फेशन को सिंपल अगर एविडेंस के तौर पर ट्रीट कर लिया जाए तो क्या इस सिंपल एविडेंस की बेस पे, इस कन्फेशन की बेस पे इतनी मैक्सिमम उसको जो है वो सेंटेंस अवार्ड किया जा सकता है कि नहीं किया। अगला सेक्शन 413 नो अपील इन पीडी केसेस, नो अपील इन पीडी केसेस, छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उनमें अपील दायर नहीं की जा सकती, क्या है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग hereinbefore contained there shall be no appeal by a convicted person in cases in which a high court passes sentence of imprisonment not exceeding 6 months। अगर किसी शख्स को हाई कोर्ट मैक्सिमम 6 मंथ की पनिशमेंट प्रोवाइड करती है तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी, और फाइन नॉट exceeding 200 rupees only, or in which a court of session is sentence of imprisonment not exceeding 1 month only, और अगर कोर्ट ऑफ सेक्शन जो है वो किसी फर्द को 1 माह तक मैक्सिमम कमीशन देती है तो उसके खिलाफ अपील
राइट नहीं करेगी और इन विच ए कोर्ट ऑफ सेक्शन और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पास सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। और अगर मजिस्ट्रेट साहब है किसी को 50 रुपये की हद तक फाइन करते हैं तो वो भी अपीलेबल नहीं होता। क्या हुआ, अगर हाई कोर्ट कन्विक्ट करती है 6 मंथ तक और 200 रुपये तक जुर्माना, तो वो क्या होगा, वो ऑर्डर वो जजमेंट जो अपीलेबल नहीं होगी। इसी तरह कोर्ट ऑफ सेक्शन जो है अगर वो 1 मंथ तक जो है ना वो कन्विक्शन अवार्ड करते हैं तो उसके खिलाफ नहीं, और मजिस्ट्रेरियल कोर्ट जो है ना वो 50 रुपीज़ तक अगर किसी को फाइन करते हैं तो वो भी अपीलेबल नहीं होगा। सेक्शन 414 नो अपील फ्रॉम सर्टन समरी कन्विक्शन। अब आगे कि क्या जो समरी ट्रायल होते हैं, जो समरी ट्रायल होते हैं उनमें जो समरी कन्विक्शन की जाती है उनके खिलाफ अपील दायर नहीं करती। अब समरी ट्रायल से मुराद ऐसे ट्रायल हैं जो विद इन 1 और 2 डेट जो डिसाइड कर दिए जाते हैं। एक बंदे के खिलाफ नापसंद एलिगेशन है, उसको सुनने के बाद फाइन करके मौके पर बात कर देते हैं। जैसे 289 में होता है ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, वो कहते हैं कि 1000 फाइन किया जाएगा। अब ऐसे जो समरी ट्रायल होते हैं तो बंदा के वहाँ पर एक और भी गुजारिश करता है, जो समरी ट्रायल है वहाँ पे मोस्टली 99% कन्विक्शन जो है ना वो कन्फेशन पे बेस करती है, वो कन्फेशन पे बेस करती है। आपने रोज कोर्ट में देखा होगा, वो कहते हैं कन्फेशन करें हम इसको 500,000 फाइन कर दें या कर देते हैं, वो भी ये ज़्यादा उलझन है इस हवाले से। तो समरी इसमें 414 कहता है कि नो पी फ्रॉम सर्टन समरी कन्विक्शन notwithstanding anything hereinbefore contained, there shall be no plea by a convicted person in any case tried summarily in which a magistrate empowered to act under section 260 passes sentence of fine not exceeding 200 rupees only। तो मजिस्ट्रेट साहब के पास जो पावर है सिर्फ फाइन की हद तक अगर वो फाइन करते हैं तो ऐसी जजमेंट जो है ना वो अपील में चैलेंज नहीं की जा सकती। आगे आगे 414 है नो पी फ्रॉम सर्टन समरी कन्विक्शन अंडर द लॉ रिलेटेड टू द प्राइस कंट्रोल। अब इसमें सब्सिक्वेंटली 414 ये ऐड हुआ कि जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से, प्राइस कंट्रोल के डेली बेसिस पे आप देखते हैं कि मजिस्ट्रेट चलान करते हैं और अपीलात भी दी जाती हैं, तो ऐसी कन्विक्शन जो किसी पर्सन को प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत प्रोवाइड की जाती है, लिहाजा ऐसी कन्विक्शन जो है वो अपीलेबल है। आगे सेक्शन 415 प्रोवाइजो टू सेक्शन 413 एंड 414 कि जहाँ पे हमने ये पीछे दोनों सेक्शन में ये पढ़ा कि कोई अपील दायर नहीं की जाती तो इनकी प्रोवाइजो क्या था। एन अपील मे ब्रॉट अगेंस्ट एनी सेंटेंस रेफर टू इन सेक्शन 413 सेक्शन 414 by which any punishment therein mentioned is combined with any other punishment but no sentence which would not otherwise be liable to appeal shall be appealable merely on the ground that the person convicted is ordered to find security to keep the peace। अब ये आ गया कि क्या इसकी प्रोवाइजो, इसके एक्सेप्शन क्या है, क्या अपील दायर होगी किन मामलात में 413 414 के समरी प्रोसीजर के बाद भी अपील दायरेबल होगी। दूसरे हवाले से कहा गया कि जहाँ पे फाइन के साथ अदर कन्विक्शन दी जाएगी, फाइन के साथ अदर कन्विक्शन दी जाएगी, तो उस हवाले से 415 जो है ना वो 413 और 414 की प्रोवाइजो है। लिहाजा वहाँ पे जो अग्रीव्ड पर्सन है ही हैज राइट टू चैलेंज दैट सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। 415 ने स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस कि कौन कौन से केसेस में जो स्पेशल राइट ऑफ अपील जो है वो ग्रांट हो जाता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर when more persons than one are convicted in one trial and an appeal judgment or order has been passed in respect of any such person or any person convicted as such trial shall have a right of appeal। अगर किसी ट्रायल में एक से ज़्यादा अफराद को कन्विक्शन अवार्ड की जाती है, अगर किसी भी ट्रायल के रिजल्ट के तौर पर
एक से ज़्यादा अफराद को उस सिंगल ट्रायल की जजमेंट के तहत जो है वो कन्विक्शन अवार्ड की जाती है, तो उनमें से 1% या सारे कलेक्टिवली या सेवरली इंडिपेंडेंटली उन सब के पास घर का वकील जो है ना अवेलेबल होगा। और अगर उनमें से 1% उसको चैलेंज करता है तो एपीलेट कोर्ट ने फिर भी होल केस को परूज करना है, होल केस को देखना है कि क्या इन वन सेंटेंस में जो कन्विक्शन अवार्ड की गई है whether that sustain in the eye of God not, क्या ये जो कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट ने दी है वो मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड के खिलाफ करेक्ट है या अमेंडेबल है या उसको मनसूख किया जाएगा। वो इन होल देखेंगे, ये नहीं होगा कि एक बंदे ने अपील फाइल की है 5 ने नहीं की तो टू द एक्सटेंट ऑफ 1% जो है ना वो कोई अपना वर्डिक्ट देंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ 1% वो प्रूव करेंगे फाइल को नहीं। होल जजमेंट जो है ना इन क्वेश्चन जो है उनको उन्होंने उस अपील में डिसाइड करना है कार्ड खुदा मटीरियल बनाना है। 417 3 केसेस ऑफ बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। कोई भी क्रिमिनल ट्रायल हेल्ड हो तो उसके दो ही केस होती हैं, एक्विटल और कन्विक्शन। तो लिहाजा अब हमने पीछे सारा ही देखा कि कन्विक्शन की सूरत में अपील दायर करेगी कि नहीं करेगी। अगर कन्विक्शन है तो किस कोर्ट की कन्विक्शन के खिलाफ किस कोर्ट में अपील दायर करेगी। तो अब हमने ये देखना है कि अगर एक्विटल हो चुका है, बंदा बरी हो चुका है, मुलजम बरी हो गया है, तो उसमें प्रोसिक्यूशन के पास, मुस्तरीज के पास, कंप्लेनेंट के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो उसके हवाले से 417 बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और हमारी प्रैक्टिस में इसका बड़ा कदार है, क्योंकि डेली हम जब केस कंडक्ट करते हैं तो दोनों साइड से डिसीजन वगैरह पर फेवर और अगेंस्ट आते हैं। तो जहाँ पे एक्विटल की बात आ जाएगी तो उसके हवाले से हमारी प्रॉपर वे में जो है ना वो सेक्शन 417 करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 4 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे इन एनी केस डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और एपीलेट ऑर्डर ऑफ द एक्विटल कॉज्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन ए हाई कोर्ट। अभी आगे तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिकली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो प्रोटेक्शन करेगी कि अगर किसी बंदे की एक्विटल ट्रायल कोर्ट से नाम मेरी जो है मजिस्ट्रियल कोर्ट से हुई है, मजिस्ट्रियल कोर्ट से हुई है या कोर्ट ऑफ सेशन से इन द शेप ऑफ अपील हुई है, मजिस्ट्रेट से उसको कन्विक्शन हुई और उसने अपील फाइल की सेशन जज के पास और सेशन कोर्ट ने उसको क्विट बनवा दिया। तो इन दोनों सूरतों में जो अपील लाई करेगी वो डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की है। ये नहीं हो सकता कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से अगर कोई शख्स एक्विट होता है तो उस ऑर्डर के खिलाफ जो अपील है वो लाई करेगी कोर्ट ऑफ सेशन में। कन्विक्शन की सूरत में तो लाई करेगी कोर्ट ऑफ सेशन में, लेकिन एक्विटल की सूरत में जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लाई करेगी वो करेगी हाई कोर्ट की। लिहाजा दोनों सूरतों में चाहे कोई बंदा कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद एक्विट हो या आफ्टर द डिसीजन ऑफ अपील सेशन कोर्ट से एक्विट हो, तो दोनों सूरतों में जो उसकी अपील अगेंस्ट एक्विटल होगी वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में लाई करेगी। उसकी वजह से क्या है कि फर्स्टली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट ने ये पावर किया है कि उसकी ड्यूटी है तो वो ईच एंड एवरी एक्विटल को हाई फोरम में चैलेंज करे टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन। इसमें सबसेक्शन 2 है, if such an order of acquittal is passed in any case insisted upon a complaint and the High Court on an application made to it by the complainant in his behalf grants special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the High Court। अब पहले हमने देखा ये था जो हम बात कर रहे थे स्टेट केस की, जो केस FIR के इंदराज के बाद 173 की रिपोर्ट आ गई और ट्रायल कोर्ट ने उसका ट्रायल को शुरू किया और अपील कोर्ट ने उसकी फील्ड डिसाइड की एक्विटल की सूरत में। तो अब एक
दो तरह की प्रोसीडिंग जो है ना क्रिमिनल केस में दो तरह के प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती है। एक जो है वो स्टेट केस की शक्ल में और दूसरी डायरेक्ट कंप्लेंट की सूरत में सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के तहत कि अगर कोई बंदा रीड है किसी बंदे के एक्ट से, वो समझता है कि इसने मेरे साथ ये जाति किया, मुझे कुछ जख्म पहुंचाया है, मेरी इज्जत को इसने नुकसान पहुंचाया है या मेरे साथ इसने कोई फ्रॉड कमिट किया है, तो उसके पास दो रेमेडी देने हैं। फर्स्ट क्या है, तो वो या तो 154 के तहत चला जाए, लोकल पुलिस के पास कागजेबल फैक्ट्स की सूरत में FIR होगी और नॉन कागजेबल फैक्ट्स की सूरत में 155 के तहत रपट दर्ज होगी। 155 के तहत रपट दर्ज होगी, जो लोकल पुलिस के पास रपट उस नाम के अवेलेबल है उसमें वो सारे फैक्ट का अंदाज करेंगे और FIR की सूरत में ये होगा कि वो चाहे मुलजमान को भेजना करें या उनको गिल्टी डिक्लेयर करें आफ्टर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन है वो रिपोर्ट 173 की शेप में जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पे उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और 155 की सूरत में क्या होगा, जहाँ पे नॉन कागजेबल फैक्ट जो अवेलेबल होगा वहाँ पे क्या प्रोसीजर जो है वो लागू किया जाएगा नशी। उसके बाद से ये होगा कि 155 के तहत जो रपट नामजे में वो आयु रपट जो दर्ज करेगा वो उसके बाद कंसर्न जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो उस केस का कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके पास एक एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर द परमिशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द परमिशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि मेरे पास ये एक रपट का इकरार फलां शख्स ने तो आया है और उस रपट की जो वर्डिंग है उससे जो फैक्ट मेडल होता है वो है कागजेबल एंड सॉरी नॉन कागजेबल, लिहाजा हमें स्पेशल परमिशन ग्रांट की जाए, हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट है। अब एक सरेरा बात चलिए कि कागजेबल और नॉन कागजेबल के वजह से, कागजेबल और नॉन कागजेबल जो है ना ये भी अंडरस्टैंड करने वाली बड़ी आम बात है कि दो तरह के जुर्म जो है ना वो डिफाइन किए हैं प्रोसीजर में। किसी भी बंदे के साथ कोई क्राइम हो जाता है तो वो उसकी स्टोरी और उस नेचर ऑफ फैक्ट्स के वजह से दो तरह के जुर्म हैं, एक है कागजेबल और दूसरा है नॉन कागजेबल। कागजेबल से मुराद ऐसा जुर्म है जहाँ पे डायरेक्ट किसी बंदे की अरेस्ट करना वो की जा सकती है विदाउट वारंट, विदाउट वारंट जो है ना, और वो कागजेबल की सूरत में 154 की शक्ल में FIR का दराज होगा और नॉन कागजेबल जुर्म जो है वो उसमें डायरेक्ट अरेस्ट किसी की जो है ना वो अमल में नहीं लाई जा सकती जब तक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको गुनाहगार डिक्लेयर करके मजिस्ट्रेट से उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करवाने के बाद जो है ना उसकी अरेस्ट जो है ना वो अमल में लाई जा सकती है। अब जो हमने जो सेक्शन देखा उसके वजह से ये था कि कंप्लेंट, अब दो इक्वल वर्ड आ गए। अगर हम जो अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन कोई भी बंदा प्रोड्यूस करता है बिफोर एनी पुलिस स्टेशन तो उसको भी हम कंप्लेंट ही कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, कंप्लेंट। लेकिन यहाँ पे हमारी मुराद ये है कंप्लेंट से मुराद कि जो पर्सन डायरेक्ट कंप्लीटेंट कोर्ट में आ गया है कि मेरे साथ ये अक्रेंस हुआ है, लिहाजा मुसलमान को एज पर द लॉ ऑफ लैंड जो है ना वो प्लीड करके कन्विक्ट किया जाए। वो जो डायरेक्ट अपना लेवल एलिगेशन लेवल करके जो रिटर्न फॉर्म में मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट आ जाता है वो उसको कहते हैं कंप्लेंट। वो सेक्शन 200 CRPC के तहत जो है ना वो फाइल की जाती है। सेक्शन 200 आगे 201, 2, 3 और 4 में उसकी कॉग्निजेंस लेके उसमें जो है ना वो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर पास करते हैं कि क्या ये जो कंप्लेंट है लायबल टू बी फर्दर प्रोसीडेबल है और लायबल टू बी रिजेक्शन है। तो जो कंप्लेंट फाइल हुई कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, मुलजमान की समनिंग होगी, उसके बाद प्रॉपर ट्रायल होगा और उस ट्रायल के बाद क्या हुआ कि एक्यूज्ड पर्सन्स वर एक्विटेड। तो उस कंप्लेंट के पास बी रेमेडी है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि इसमें स्टेट ने वो प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की, स्टेट ने उसकी 173 कोर्ट नहीं की, लिहाजा स्टेट मशीनरी इसमें करने नहीं। डायरेक्ट इट्सेल्फ जो अग्रीड पर्सन है उसने कोर्ट ऑफ लॉ से रिव्यू किया है कि मुझे जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, और अगर वो समझता है कि कोर्ट ऑफ लॉ की जो जजमेंट है इन द शेप ऑफ एक्विटल है तो उसके पास ये रेमेडी है
कि वो स्पेशल लीव लेगा हाई कोर्ट में, वो अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल करेगा कि मैं इसका गरीब पर्सन हूँ, मैं कंप्लेंट था उस कंप्लेंट का जिसमें मुलजमान को ट्रायल कोर्ट में होता है। ये क्यों है? A person aggrieved by the order of the acquittal caused by any court other than a high court may within 30 days file an appeal against such order। अब एक और भी बताया पता चला कि इसमें हमने लिमिटेशन को भी मद्देनजर क्या करना है, लिमिटेशन में, क्योंकि लॉ वेरी मच क्लियर है कि अगर हम अपना कुछ क्लेम, कोई एग्रीडियंस बिहाइंड लिमिटेशन लेके जाते हैं तो जो फर्स्ट इशू एंड मैटर होगा वो डिसाइड करने वाले ये होगा कोर्ट के सामने, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने, कि ये जो क्लेम है, ये जो ग्रीवियंस है, क्या ये विद इन टाइम है और बिहाइंड टाइम है, लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन जो होगी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की वो कितनी होगी, वो होगी 30 डेज, वो होगी 30 डेज। लिहाजा वो 30 डेज कब से स्टार्ट हो गए, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट से जो है ना वो 30 डेज जो है ना वो स्टार्ट हो गए। No application under subsection 2 for the grant of such a leave to appeal from an order of acquittal shall be entertained by High Court after the expiry of 60 days from the date of that order। अब जनरल लॉ क्या है कि लिमिटेशन जो है अगेंस्ट इक्विटल है वो 30 डेज है, लेकिन अगर कोई फर्क इक्विट होता है कंप्लेंट में, बड़ा गुजारिश कर रहा हूँ, अगर कोई मुद्दा इक्विट होता है कंप्लेंट में जो 200 के तहत फाइल की गई थी, कंप्लेंट फाइल होती उसमें 155 और 173 की प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया था, स्टेट के एक प्राइवेट कंप्लेंट थी, तो उस हवाले से जो अपील फाइल की जाएगी उसकी लिमिटेशन है 60 डेज, उसकी लिमिटेशन 60 डेज है, लेकिन जनरल इक्विटल की जो लिमिटेशन है वो है 30 डेज। If in any case the application under subsection 2 for the grant of special leave to appeal from an order of acquittal is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1। अब अगर कोई कंप्लेनेंट अग्रीड कंप्लेनेंट जिसकी कंप्लेंट के रिजल्ट के तौर पर मुलजमान को एक्विट कर दिया गया है और वो 417(2) के तहत हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है साथ एप्लीकेशन स्पेशल लीव के लिए, और अगर उसकी स्पेशल लीव की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, वो इंटरटेनेबल डिक्लेयर नहीं की जाती, तो लिहाजा उस आर्डर के खिलाफ उस आर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं करेगी। An appeal against an order of the conviction or acquittal under section 354A, 376, 376A, 377 or 377B of the Penal Code shall be decided within 6 months। अभी आ गया कि टर्न्योवर आ गया कि एक अग्रीड पर्सन है in the shape of acquittal as well as the conviction, वो स्पेशली फाइल के तहत उस कैटेगरी ऑफेंस मेंशन कर दिए गए 307A, 376, 376A, 377, 377B ऑफ पीपीसी। ये जो 5 ऑफेंस मेंशन किए गए कि अगर किसी बंदे को इन ऑफेंसेस के तहत कन्विक्शन होती है या इक्विटल होता है, दोनों सूरतों में अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाती है, तो वो विद इन 6 मंथ डिसाइड होती है। उसका जो लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसाइडिंग दैट अपील है वो होगा 6 मंथ। 354A, 376, 376A, 377, 377B पीपीसी। और एक केस है वो एक थाने का है, दूसरा केस है स्टेट हुई है दूसरे थाने का, तो एक थाने की जो स्टेट है वो लेता है दूसरे का रहता है, जनरल कैसे करेगा। अब हम चले जाते हैं 234 वहाँ से रहने ले लेते हैं कि क्या कानून में कोई ऐसी बात दी गई है जिसके तहत ये है कि डिफिडेंट पीएस में दर्ज होने वाले मुकदमात जो है वो भी जांच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते।
अब जो जनरल प्रिंसिपल लॉ है वो हमें फॉलो करना है। जनरल प्रिंसिपल लॉ जो है ना वो 234 की जिले में जनाब के सामने कर देता हूँ। मैं भी इसमें सीखूँगा जनाब से भी। 3 फैंसेज ऑफ सेम काइंड विद इन 1 ईयर मे बी चार्ज टू। वहाँ पे पुलिस स्टेशन की कदर नहीं है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन की कदर नहीं है। वहाँ पे क्या है कि 3 फैंसेज ऑफ सेम काइंड विद इन 1 ईयर मे बी चार्ज टू मे बी चार्ज टू when a person is accused of more offences than one of the same kind committed within the space of 12 months from the first to the last of such offences, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial or a number of them not decision. अब जो सर यहाँ पे ये कानून ने ये वेरी मच क्लियर कर दिया कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ सेम नेचर के 3 मुकदमात 12 मंथ के अंदर दर्ज होते हैं तो वो तीनों के तीनों मुकदमात जो है ना वो जॉइंट चार्ज और जॉइंट ट्रायल में डिसाइड होंगे। कौन सी कोर्ट में होगा? अब ये 3 कोर्ट्स हैं। आपने क्या करना है कि आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है उसमें जानकारी चार के हवाले से तीनों कोर्ट में कर दें या जो कोर्ट का या जैसे इन्होंने कर दिया है इसमें डिवीजन कर दिया है इसीलिए सिविल जज ने क्रिमिनल डिवीजन वो उस क्रिमिनल कोर्ट को सुपरवाइज करता है। उसके हवाले से आप उसको भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि जनाब हमारे ये 3 मुकदमात हैं, लिहाजा ये तीनों एक ही मजिस्ट्रेट का पास आप चलान उनको इंटरेस्ट करना। ऐसे नहीं हुआ चलान इंटरेस्ट हो गए कोर्ट ने कॉन्फिडेंस ले लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा बिल पर्सन को, तो ही हैज ए राइट टू फाइल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, बिफोर सेशन जज। क्यों? सेशन जज साहब के पास ये पावर्स है कि वो एक कोर्ट से केस विड्रॉ करके दूसरी कोर्ट में इंटरेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी उसके पास अवेलेबल थी जब चलान जो इनिशियल प्रोसीडिंग में थी, जब तक चलान किसी ट्रायल कोर्ट में इंटरेस्ट नहीं हुए थे तो जो क्रिमिनल डिवीजन का इंचार्ज है उसको रिक्वेस्ट की जा सकती थी, क्योंकि जो ट्रायल के हवाले से है वहाँ पे चलान इंटरेस्ट करते वक्त एप्पल हाल जो है ना वहाँ पे बिल ऑफ द अक्यूज दी जाती है कि वो कहाँ पे ट्रायल करवाना चाहता है, वो किसके पास ट्रायल करवाना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है अक्यूज इज ए फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। तो इस हवाले से ये है कि अगर उसके खिलाफ 3 FIRs है, 3 चलान आने हैं तो उसके पास जब चलान क्रिमिनल डिवीजन में आएगा तो क्रिमिनल डिवीजन वाले के पास इंचार्ज ऑफ कोर्ट जो है जो इंचार्ज कोर्ट है जो डिवाइड करती है केसेस मुख्तलिफ कोर्ट्स में, उनके पास वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे तीनों केसेस जो है ना वो एक ही जज के पास ट्रस्ट किए जाए। क्यों? कि नेचर ऑफ फैक्ट सेम है, लिहाजा जिस भी कोर्ट के पास वो काबिल सेंस है वन ऑफ द कोर्ट जो है ना वो उसमें काबिल सेंस लेकर जाए। अब वो मरला गुजर गया तो उसके बाद सेकंड उसके पास जो रिलीफ अवेलेबल है वो कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच कर सकता है कि मेरे पास खराब ये 3 मुकदमात सेम नेचर के दर्ज हैं, लिहाजा ये 3 मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। एज पर लॉ मेरे ऊपर जॉइंट ट्रायल और जॉइंट जो है चार्ज की प्रोविजन अवेलेबल है, लिहाजा ये तीनों जो है 2 मजिस्ट्रेट साहबान से गुमराह करके किसी एक के पास इकट्ठे कर दिए थे और वहाँ पे फिर जाने और चार्ज किए जैसी मतलब सेम चार्ज है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डिसीजन है तो वो मैंने जानकारी दी उनको उनका। अब तो वो ला तो ऐसी ये है कि जो सेम FIR वो एक दर्ज होएगी वो दूसरी के अंदर होनी चाहिए। एक मैं समझ में आप सूरा बीबी की केस की बात कर रहे हैं कि एक अक्रेंस की एक FIR, हाँ एक अक्रेंस की एक यहाँ पे मैटर क्या है, लाइब्रेरी में बैठ के कर सकते हैं लेकिन PS में ये लीगल बातें, थाने में लीगल बातें नहीं होती। वहाँ पे बदनीति ये है कि अब चेक 2 डिफरेंट थे, चेक 2 डिफरेंट थे। जब उसने पहली FIR खुलाई तो उसमें उस वक्त अगर तो वो कंप्लेंट करता कि मेरे खिलाफ इस मुलजिम का सेकंड चेक जो है वो भी डिसऑनर हो चुका है, वो भी
चेक टू डिफरेंट, चेक डिफरेंट। कंप्लेनेंट के पास 10 चेक है, जैसे ये बिजनेस में होता है, तो वो एक ही FIR करवाए, ऐसा भी केस ना बने। सर बिल्कुल मेरी भी नजर में गुजरा है, लेकिन इसमें एक बात आ जाए, हमने देखना ये है कि अब डेट ऑफ अकरेंस भी हमने मुलाजा करना है। डेट ऑफ अकरेंस क्या है? जब वो चेक बाउंस होगा वो डेट ऑफ अकरेंस होगी। एक चेक आज बाउंस हो रहा है, एक चेक ने जाके बाउंस होना है 2 साल बाद, एक चेक ने बाउंस होना है 4 साल बाद, क्योंकि डेट से स्पेसिफिकली होती है ना, तो उसके हवाले से डिफरेंट। हाँ, एक बड़ा ज़रूरी है उसके हवाले से कि जितने चेक उसके पास अवेलेबल होंगे उसमें वो फर्स्ट FIR में फर्स्ट इंफॉर्मेशन उन्हें मेंशन करना है कि मैंने इतनी एज के साथ ट्रांजेक्शन की थी, इतनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, इतना लोन इसने मुझसे लिया था, और उस अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इसने मुझे 1 2 4 5 10 चेक जो है वो दिए हुए, उनके नाम है और उनकी डेट ऑफ ऑनर जो है ना वो सेक्शन 66 कॉपीराइट्स का, उसमें सर एक चीज़ ढूंढ है, चलो वो तो अलहदा बात है कि CRPC 103 नॉट फुलफिल, वो एक अलहदा चीज़ है। अब सर जो कॉपीराइट्स मैटर है वो टोटली मैंने जो स्टडी की है वो FIA का मैटर है, क्योंकि FIA ही उस पर वो कर सकती है छानबीन। अगर किसी के पास वो बुक्स वगैरह कोई चीज़ मिली है तो वो FIA कर सकती है। पंजाब पुलिस ने FIR दे दी है, हमने 249A दी है कि ये चार्ज जो है बेसलेस है, इसमें आपने वो जो बाकी मामला हैं वो नहीं किए, तो आपका राइट नहीं बनता। मजिस्ट्रेट साहब ने उसको इग्नोर कर दिया, वो 249A खारिज कर दिया। हम सर अब जब चार्ज ही मेंटेनेबल नहीं है, FIR मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो उसकी अपील बनती है या रिवीजन बनती है? रिवीजन बनेगी। अब सर रिवीजन में केस खारिज नहीं होगा, वो सिर्फ एक चीज़ खारिज हो, जब वो रिवीजन में अगर वो ऊपर जाते हैं तो वो जब बोलते हैं कि ये ठीक है आपका चार्ज जो है वो बेसलेस है, मेंटेनेबल नहीं है FIR, तो वो तो फिर सर अगर वो रिवीजन में वो कर देते हैं, खारिज कर देते, तो फिर केस खत्म हो जाएगा। अब groundless and no charge of conviction is available, दो चीजें हैं, क्या है? when charge is groundless and no charge of conviction is available, तो 249A के तहत उस बंदे को एक्विट कर दिया जाए। अब आपने नहीं, अब मेरी एक गुजारिश सुनिए पहले, हाँ क्या आपने उसको ये चैलेंज किया है कि यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस, ये की बात है ना, आपका इसमें ये नहीं है कि आप ये मेरे पास खिलाफ ऑफेंस नहीं है, ये आपका मौक़िफ़ नहीं है, आपका जो वर्जन है वो ये है कि यू हैव ए नो पावर टू टेक द कॉग्निजेंस, टू टेक द कॉग्निजेंस। अब किसी के पास कॉग्निजेंस की पावर भी नहीं है, कॉग्निजेंस से मुराद ये है कि वो फेंस उसका ट्राइबल नहीं है, वो उस फेंस को सुन नहीं सकता, उसमें चार्ज फ्रेम कर सकता, उसमें कन्विक्शन और एक्विटल ऑर्डर नहीं कर सकता, यही है ना कॉग्निजेंस। उसने कॉग्निजेंस दे दी, आपने उसकी कॉग्निजेंस को चैलेंज किया है। अब रिवीजन में जो फैसला होगा वो ये होगा कि क्या मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट था इस कॉग्निजेंस लेने का या नहीं। अगर तो वो रिवीजन को साइड घुमा देती है कि मजिस्ट्रेट इनकम्पिटेंट था, तो फिर वहाँ होगा कि मजिस्ट्रेट जो है ना वो चलान का एक रेफरेंस बना के थ्रू सेशन जाके मुतलका फॉर्म को रेफर कर देगा, मुतलका फॉर्म को रेफर कर देगा। ट्विटर अब ट्विटर की बात वहाँ पे आ गई जहाँ पे किसी के पास पास होगी उस मैटर को कॉग्निजेंस लेने की, अगर उसकी कॉग्निजेंस नहीं बनती, जैसे जो सिंपल FIR हो जाती है 420 460 471 की एक जैली डॉक्यूमेंट बनाया गया सप्लीमेंट्री ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, एक बात आती है कि जनाब इसमें तो पटवारी हल्का भी मुलवस था, इसमें गद्दावर मुलवस था, तो फिर क्या होता है कि वो केस जो है ना रेफर टू द एंटी करप्शन किया जाता है, रेफर टू द एंटी करप्शन कोड या एंटी करप्शन अथॉरिटी कर दिया जाता है कि ये आपकी डोमेन में आता, आप इसमें इन्वेस्टिगेट करके मैटर को फर्दर प्रोसीड करता है। 249A में वर्जन दिया गया कि आपकी इग्नोर कर दिया गया, हाँ तो आप रिवीजन में चलेंगे। डिसाइड करना उस बंदे का काम है जो प्रोजाइडिंग केयर करेगा। मेरा और आपका काम जो है ना फ्रॉम द फोर कॉर्नर अपने मौक़ों को अपनी प्ली उस चीज़ को प्रूव करना जो हमने प्ली की है कि जनाब ये जो मैटर जनाब के सामने पेंडिंग है, ये मैटर आपकी डोमेन में नहीं आता, आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, या आपने मेरे खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किया है वो बेसलेस है, ग्राउंडलेस है,
अब वो जो है चीज़ें, अब जब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज फ्रेम करने से पहले तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व करना पड़ती है कि एक देयर इज एनी मटेरियल वेरेबल अगेंस्ट दिस पर्सन, कि क्या इस शख्स के खिलाफ कोई मटेरियल अवेलेबल है और उस मटेरियल के बेस पे चार्ज होगा। मिसाल देता हूँ आपको, आपने बहुत सारी FIR देखी होगी कि FIR में होता है कि फलां ने घलाटी मारी, फलां ने डंडा मारा, फलां ने लड़का मारा, फलां फलां जख्मी हो गए और ये वकूआ फलां की माँ पे हुआ, फलां की माँ पे मसले पे हुआ। अब क्या है उसमें जो डंडा घलाटी लड़का वाला उनके क्या डायरेक्ट एग्रीबिशन आ गई, डायरेक्ट एग्रीबिशन आ गई, उनके खिलाफ एविडेंस आ गई, कंप्लेनेंट की आई विटनेस की आ गई, इंजर्ड की आ गई। अब जो 109 वाला मशरे वाला है उसके खिलाफ एक एलिगेशन किया आया कंप्लेनेंट की उस दरखास्त में कि ये सी के मशरे से करंट हुआ है। जब तक सी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई 109 की एविडेंस कलेक्ट नहीं करती, कोई एविडेंस सिलेक्ट नहीं करती कि एविडेंस क्या है कि फलां ने सुना था ये फलां नाम को मशवरा दे रहा था कि तुम ये एविडेंस ला दो, उसकी एविडेंस है। अगर वो एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो लिहाजा उसकी गैर मौजूदगी में उस 109 वाले के खिलाफ चार्ज नहीं किया जाता। और अगर कोर्ट कर देती है तो वो चार्ज क्या है, वो ग्राउंडलेस चार्ज है, वो ग्राउंडलेस चार्ज है, बेसलेस चार्ज है। क्योंकि चार्ज की जब हम डेफिनेशन करते हैं, चार्ज है प्रेसी ऑफ एलिगेशन, प्रेसी ऑफ एलिगेशन के फलां डेट फलां टाइम फलां जगह पे आपने फलां बंदे को इस तरह हर्ट किया है, ये प्रेसी आपने नहीं है। लेकिन ये कि FIR में आपके खिलाफ ये है कि ये जो है ना आपके गवर्नमेंट में किया गया है, अगर उस गवर्नमेंट की कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं होगी तो उसकी बेस पे चार्ज नहीं किया जाएगा। Up to 7 years, I would be in session maker. सेशन